सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसे हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, ये कोई सेपरेट कोई नया सिस्टम नहीं है। ये सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि कुछ काम, छोटे मोटे बिजनेस में कुछ काम लिख लिया, कुछ नहीं लिखा, कुछ एंट्री हो गई, थोड़ी सी एंट्री नहीं हुई, इसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम बोल देते हैं। When double entry system is not followed for maintaining records, these records are termed as incomplete record और इसे हम single entry system बोल देते हैं। डबल एंट्री सिस्टम पूरा कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा कंप्लीट है, थोड़ा सा नहीं है। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्डिंग इज डन अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस। जितना हमें जरूरत है हम उतना नोट कर लेते हैं, जितना बिजनेस की नीड है। कोई यूनिफॉर्मिलिटी प्रैक्टिस नहीं है, कोई मेंटेनेंस प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। Many small businesses have neither the time nor the experience necessary to maintain a full set of accounting records. ना उनके पास टाइम, ना उनके पास एक्सपीरियंस, ना उनके पास इतना पैसा कि वो अलग से अकाउंटेंट रखें जो सारे अकाउंटिंग मेंटेन करे डबल एंट्री सिस्टम पर, and cannot afford the expense of outside staff to keep such records. However, every business is interested to know the profit time to time. उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉफिट का पता तो उन्हें लगाना ही है। एनी सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉर एसेटिंग प्रॉफिट दैट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द एनालिसिस ऑफ ईच ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज नोन एज सिंगल एंट्री सिस्टम। तो हम एक एक रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, फिर भी प्रॉफिट का पता लगाएंगे, उसे हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। Therefore, the expression single entry does not mean there is only one entry for each transaction. कई बच्चों को ऐसा लगता है सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब एक ट्रांजेक्शन की एक एंट्री होती है, वन साइड होती है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट सिंगल एंट्री सिस्टम इज ए मिक्सचर ऑफ डबल एंट्री। कुछ ट्रांजेक्शन पूरी डबल एंट्री सिस्टम पर दोनों साइड रिकॉर्ड हो जाती है। सिंगल एंट्री कुछ ट्रांजेक्शन एक जगह नोट होती है, एंड नो एंट्री कुछ ट्रांजेक्शन नोट ही नहीं होती। अंडर दिस सिस्टम सर्टेन ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड जस्ट लाइक द डबल एंट्री सिस्टम। Certain transactions are recorded partially and certain recordings are not recorded. Certain transactions are not recorded at all. Single entry system may be defined as a system in which accounting records are not kept strictly according to double entry. Since all the transactions are not recorded strictly on double entry principle, it is not possible to prepare a trial balance and check the arithmetical accuracy of the account. तो क्योंकि हमने डबल एंट्री सिस्टम ढंग से प्रिपेयर किया नहीं है, सारी अकाउंटिंग एंट्री बनाई नहीं है, तो हमारे लिए ट्रायल बैलेंस बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि लेजर अकाउंट सारे अकाउंट बनेंगे नहीं, पूरी जनरल एंट्री हमने बना नहीं रखी। सेलिएंट फीचर्स क्या है? इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम है। ये एक पूरा कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम है। फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मर्जी किया हमने अपनी जरूरत के हिसाब से नोट कर लिया, कुछ नहीं किया। वेरिएशन है रिकॉर्डिंग प्रोसेस में, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, कोई पूरी, कोई आधी, कोई नहीं करी है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड आ रही है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, जैसे बिल हमने परचेज करा तो परचेज बिल, सेल किया तो सेल्स बिल, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। खर्चा कम होता है इसे मेंटेन करने में, सूटेबल है छोटे मोटे बिजनेस के लिए। लिमिटेशंस क्या है? साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि आप उसे प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहे हैं, और ट्रायल बैलेंस आप बना नहीं पाएंगे। ट्रू प्रॉफिट आप निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने क्या करा है, आपने थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन इधर उधर की लिख ली अपने पास, तो उससे प्रॉफिट तो आ जाएगा, लेकिन ट्रू प्रॉफिट नहीं आएगा, करेक्ट प्रॉफिट नहीं आएगा, अंदाजे से पता चल पाएगा। और ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पता नहीं चल पाएगी, आप सही बैलेंस शीट का पता नहीं लगा सकते। फ्रॉड एरर के चांसेस बहुत है, आधी अधूरी चीजें लिखी हैं तो कोई फ्रॉड हो गया, चोरी हो गई, आपको पता ही नहीं चलेगा। अनसुटेबल है प्लानिंग और कंट्रोल के लिए। अगर आपको फ्यूचर की प्लानिंग करनी है या आपको कुछ कंट्रोलिंग करनी है, खर्चे को कंट्रोल करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, लीगली रिकॉग्नाइज नहीं है। एज पर लॉ आपको प्रॉपर रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे। ये सिंगल एंट्री को कोई मानता नहीं है कि ये रिकॉर्ड है, और एक दूसरे फर्म से कंपैरिजन अलाउ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी प्रॉपर P&L प्रॉपर बैलेंस शीट बनती नहीं है, इसलिए कुछ भी पता नहीं चलता है। तो डबल एंट्री सिस्टम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है? एजम्पशंस एंड प्रिंसिपल को देखा जाए तो डबल एंट्री सिस्टम में हम एजम्पशन और प्रिंसिपल के हिसाब से चलते हैं, जबकि इनकम्प्लीट में कोई हिसाब नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, जैसा मर्जी आया वैसा काम कर दिया।
अगर हम देखें डबल एंट्री सिस्टम में दोनों तरफ डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होती हैं, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। सभी टाइप की अकाउंट पर्सनल रियल नॉमिनल सब मेंटेन करते हैं, जबकि यहाँ पर जनरली कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हैं कि भैया किससे कितना पैसा लेना है और किसको कितना पैसा देना है। ट्रायल बैलेंस बनाना पॉसिबल है डबल एंट्री सिस्टम में, लेकिन अर्थमेटिक एक्यूरेसी की चेकिंग नहीं हो पाती सिंगल एंट्री सिस्टम में। ट्रू प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम P&L बनाकर, ट्रेडिंग P&L बनाकर, लेकिन एस्टिमेटेड प्रॉफिट ही पता लगा पाएंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रू प्रॉफिट का पता नहीं लगा सकते। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगी डबल एंट्री सिस्टम में, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में एस्टिमेशन पता चलेगा, ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पता नहीं चलेगा। एडजस्टमेंट हम हर टाइप की ले लेते हैं फाइनेंस अकाउंट बनाते हुए, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई ज़्यादा ध्यान देने वाली बात हम नहीं करते। यूटिलिटी तो ये सब टाइप के ट्रेडर के लिए यूजफुल है डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम केवल छोटे मोटे ट्रेडर के लिए ही सूटेबल है, बड़े बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है। रिकॉग्निशन की बात करें तो गवर्नमेंट के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं करती है गवर्नमेंट। वो कहती है हम ये मानते हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं। In spite of the above limitations, accountant is required to ascertain profit and loss and prepare financial statement। तो हमारे पास दो मेथड है, एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड या प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम मेथड, एक है कन्वर्जन मेथड या क्वेसी सिंगल एंट्री सिस्टम। तो हम पहले बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में फर्स्ट मेथड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, अंडर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, statement of affairs is prepared in the beginning and the end of the year to calculate the capital and the end capital at the end respectively। देखो होता क्या है, बैलेंस शीट होती है जो हम फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बनाते हैं, और वो बैलेंस शीट हम ट्रायल बैलेंस को देखकर बनाते हैं, जबकि हम बैलेंस शीट की तरह ही बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इधर उधर से देख दाख के, ये एसेट है इससे पैसा लेना है इसको पैसा देना है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बैलेंस शीट ही है, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस को देखकर नहीं बनाते, इसलिए बैलेंस शीट नाम नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। दूसरा, हमें कैपिटल, हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट वगैरह करके हम निकालते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। कैपिटल के अलावा सब कुछ लिख देते हैं और कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। इसलिए दो बैलेंस शीट बनाते हैं, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। उस बैलेंस शीट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, और उन दोनों को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के बाद उन दोनों से ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर कैपिटल निकाल लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिस्ट असेट ऑन द राइट साइड एंड लायबिलिटी ऑन द लेफ्ट साइड जस्ट लाइक बैलेंस शीट, और जो डिफरेंस होगा उसे हम कैपिटल मान लेते हैं। जैसे ये बैलेंस शीट की तरह टी फॉर्म में जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वो कैपिटल आ जाएगी। ओपनिंग क्लोजिंग, it must be remembered that complete information about asset liability is not available। तो हो सकता है कि कुछ अंदाजे से हमने एसेट और लायबिलिटी लिखी हो, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आ जाएगा। तो ऐसी दो कैपिटल आ जाएंगे, एक ओपनिंग कैपिटल और एक क्लोजिंग कैपिटल। और अब हमें पता है ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में क्या वजह है डिफरेंस की। तो बच्चों, ओपनिंग कैपिटल में अगर मैं ऐड कर दूं एडिशनल कैपिटल जो मैंने इस बिजनेस में और लगाई होगी ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल कैपिटल अगर मैं इसमें प्लस कर दूं, और मैं इसमें प्लस कर दूं नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट हुआ है, माइनस कर दूं ड्राइंग्स, तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। तो अब मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है, मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल है, मुझे ड्राइंग्स भी बता रखे होंगे, मुझे एडिशनल कैपिटल भी बता रखी होगी, बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, ओपनिंग कैपिटल एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, नेट प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल। तो ये हमारे पास
नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसका नाम दिया हमने फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। तो पी एंड एल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है? जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अंदाजे से बनता है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो मिल गई उससे, जबकि बैलेंस शीट हमारा लेजर अकाउंट के बैलेंस ट्रायल बैलेंस से देखकर बनाते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बैलेंसिंग फिगर आता है कैपिटल, जबकि यहाँ पर बैलेंस हम लिखते हैं, लेजर से कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं और बैलेंस शीट का टोटल मैच हो जाता है। एसेट और लायबिलिटी के छूटने के चांसेस हैं, क्योंकि हम पता नहीं लगा सकते। यहाँ पता लगाना बड़ा आसान है, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल नहीं मैच होगा तो हमें पता चल जाएगा कोई एसेट लायबिलिटी गड़बड़ है, लिखी है या नहीं। सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में एस्टिमेटेड पोजीशन आती है, यहाँ पर ट्रू पोजीशन आती है। तो हमें क्या करना होता है, हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होता है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमें क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है। Adjustment related to capital and drawings only. In case adjustment of capital drawings are given, consider this adjustment while preparing the income statement and balance sheet only. All these adjustments should be ignored while preparing statement of affairs. अगर हमें बता रखा है एडिशनल कैपिटल है, ड्राइंग्स है, तो अभी अभी आपने देखा वो सब हमने इनकम स्टेटमेंट में लिखा है। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल, हम इन सब चीजों को इग्नोर कर देंगे। तो चलिए बनाते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें बहुत केवल कोई एडजस्टमेंट केवल हमें ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल बता रखा है। हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है पहले तो हेडिंग डाल लीजिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। तो 2 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। तो हम टाइम बचाने के लिए कॉलमर फॉर्म में बना लेते हैं। जैसे पार्टनर से अकाउंट बनाते हैं पार्टनरशिप में, ऐसे ही यहाँ पर 2 अमाउंट के कॉलम बना लेते हैं, हमारा टाइम सेव हो जाएगा। अदरवाइज सारी चीजें 2 बार लिखनी पड़ेंगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने 2 वैल्यूज अमाउंट के 2 कॉलम बना लिया। इससे फायदा ये होगा कि मुझे हर एक ट्रांजेक्शन असेट्स और लायबिलिटी का नाम एक ही बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ असेट्स और लायबिलिटीज आ जाएंगी। लायबिलिटीज, यहाँ डेट है 1 अप्रैल 20, 31 मार्च 21। असेट्स 1 अप्रैल 20, 31 मार्च 20। कैश असेट में आता है तो असेट में लिख देते हैं कैश 7,000 एंड 15,000। बैंक बैलेंस भी असेट में आ जाएगा 10,000 एंड 20,000। स्टॉक असेट में आ जाता है 25,000, 24,000। डेटर्स, सन्डी डेटर्स भी असेट में आते हैं 10,000, 18,000। फर्नीचर भी एसेट में आता है, फर्नीचर 20,000, 18,000। इक्विपमेंट भी एसेट में आएगा 30,000, 27,000। सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आएगा 15,000, 12,000। ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल है और ड्राइंग्स है, ये हम इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे। अभी हम टोटल कर लेते हैं। असेट साइड में ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का टोटल क्या रहा है,
बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा है कैपिटल? $87,000 और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का टोटल क्या आ रहा है? $122,000 और क्लोजिंग कैपिटल क्या आ रहा है? तो अब हमने क्या करा, सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया कि कैपिटल कितना आ रहा है। अब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। यहां सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल 1,10,000, ऐड करेंगे ड्राइंग्स हमें बता रखा है ड्यूरिंग द ईयर 48,000 रुपीज की ड्राइंग से हम 48,000 की ड्राइंग से ऐड कर देंगे और इसमें से लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल 87,000 और एडिशनल कैपिटल 7,000। तो क्या आ जाएगा? तो 64,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। तो इस पीरियड में हमने प्रॉफिट कमाया। क्वेश्चन नंबर 1 में केवल ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल की एडजस्टमेंट थी। यहाँ पर हमें और काफी एडजस्टमेंट दे रखी हैं, जैसे हमें फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट दी जाती। तो इनका ट्रीटमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये जैसे हेडिंग डला हुआ है कि इनको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ही एडजस्ट कर लें, जो कि मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इसे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ही एडजस्ट कर लें। दूसरा ऑप्शन होता है इसे इनकम स्टेटमेंट में ले एडजस्टमेंट्स को। तो हम दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा और आसान यही है कि हम इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ही एडजस्ट कर लें जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग और क्लोजिंग बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग और क्लोजिंग एक साथ बना रहे हैं हम लोग। अदरवाइज अगर हम एक साथ नहीं बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे, तो सब एसेट्स और लायबिलिटी का नाम हमें दो दो बार लिखना पड़ेगा और हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। स्टॉक हम देख लेते हैं पहले एडजस्टमेंट किस किस के बारे में हमें दे रखी है। एडिशनल कैपिटल तो इनकम स्टेटमेंट में ही आती है, ड्राइंग्स भी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो जो डेटर्स पे एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं कहा गया तो हमेशा याद रखना क्लोजिंग वैल्यू पर करना है, क्योंकि ओपनिंग वैल्यू तो एडजस्टमेंट के बाद की होगी।
डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर और बिल्डिंग पर, फर्नीचर और बिल्डिंग पर भी एडजस्टमेंट है। वेजेस और सैलरी आउटस्टैंडिंग है, जो अलग से हमें लिखना पड़ेगा। प्रीपेड है इंश्योरेंस, और लीगल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है। तो सबसे पहले स्टॉक की बात करें, असेट साइड की आइटम है, तो इसे हमने असेट्स में लिख लिया। डेटर्स, अब डेटर्स पर एडजस्टमेंट है, सन्डी डेटर्स। तो ओपनिंग वाले तो एज इट इज आ जाएंगे, 24,000, लेकिन जो क्लोजिंग वाले हैं 28,000, उनमें से हम 10% का प्रोविजन माइनस करेंगे, तो 28,000 में से 10% माइनस हो जाएंगे, तो हमारा कितना अमाउंट बचेगा? 25,200। तो 25,200 हमने क्लोजिंग में लिखा, 10% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स माइनस करने के बाद। सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आते हैं, तो लिख देते हैं 18,000 ओपनिंग और 3,000 क्लोजिंग। बिल रिसीवेबल असेट्स में $8,000, $10,000। बिल्स पेबल लायबिलिटी में $2,400। फर्नीचर एंड फिक्चर्स ओपनिंग 1,200, क्लोजिंग में हमें डेप्रिसिएशन लेस करना है। डेप्रिसिएशन है 5%, 60 रुपीज। तो क्लोजिंग में 1,140 रुपीज आ जाएगा। बिल्डिंग 24,000 है ओपनिंग, क्लोजिंग में इसमें से डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा 5%, 1,200, तो 22,800 आ जाएगा। बैंक बैलेंस ओपनिंग है 8700, क्लोजिंग क्रेडिट लिखा है, इसका मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, लाइबिलिटी में आ जाएगा। नेगेटिव बैलेंस है 1660। एडिशनल इंफॉर्मेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। एडिशनल कैपिटल तो हमें पता है इनकम स्टेटमेंट में ही आएगा, ड्राइंग्स भी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने कर दिया, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कर दी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे जिसमें है वेजेस, क्लोजिंग में लिखेंगे जैसा मैंने कहा, ओपनिंग में नहीं लिखेंगे क्योंकि ओपनिंग की एडजस्टमेंट तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगी, क्लोजिंग में ही होती है जो एडजस्टमेंट हमें अभी करनी होती है। सैलरीज के 2400, प्रीपेड इंश्योरेंस सेट में आ जाएगा, 400,
लीगल एक्सपेंसेस भी आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी में आएंगे 1400। अब हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। कैपिटल, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं हम लोग। तो हम पता लगाते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का टोटल कितना आ रहा है। असेट साइड का 1,03,300, 1,06,040 आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर कैपिटल कितना आ जाएगा 83,300 और 91,480। इसके बाद हमसे बोला गया फाइंड आउट बाय द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट, इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल 91,480 प्लस करते हैं ड्राइंग्स। क्वेश्चन में लिखा है ड्राइंग्स है 15,000, तो 91,480 में हमने ड्राइंग्स को ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा 1,06,480। इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हम निकाल चुके हैं 83,300 और एडिशनल कैपिटल 5,000, तो 88,300 लेस कर देंगे हम लोग, तो 1,06,480 में से 88,300 लेस कर देते हैं, तो 18,180 का प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया था आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड से प्रॉफिट लॉस निकालिए, वो हमने निकाल लिया। साथ में लिखा है आप बैलेंस शीट भी बनाइए। तो बैलेंस शीट बिल्कुल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की तरह ही बननी है, बस उसमें कैपिटल बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी। तो वो कैसे बनेगी उसे एक बार और हम बना लेते हैं। तो इसमें हम लोग कैपिटल बना बैलेंस शीट बनाते हैं। हमसे बोला गया बैलेंस शीट बनाइए। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 22। ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, केवल क्लोजिंग बैलेंस शीट ही बनाएंगे। तो लाइबिलिटीज अमाउंट, assets amount, stock 46,800, sundry debtors 28,000,
माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स 10%, 2800। ये सब कुछ हम पहले भी बना चुके हैं, तो उसे देखकर हम जल्दी से बना सकते हैं। 25,200। फिर आएगा बिल्स रिसीवेबल, $10,000। फर्नीचर एंड फिक्चर्स, $1,200 माइनस डेप्रिसिएशन 60, $1,140। बिल्डिंग 24,000 माइनस डेप्रिसिएशन 1,200, 22,800। और प्रीपेड इंश्योरेंस 400, टोटल 1,06,340। लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,000, बिल्स पेबल 400, बैंक ओवरड्राफ्ट 1660, आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,400, आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस 1,400। बस कैपिटल बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी, उसी के लिए हमने ये सारा काम किया। कैपिटल में हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल विच इज 83,300, ओपनिंग कैपिटल 83,300। इसमें प्लस होता है एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल की वजह से इंक्रीज हो गया होगा 5,000, प्लस होता है नेट प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया था 18,180। तो इसका टोटल कर लेते हैं। 1,06,480। इसमें से माइनस होता है ड्राइंग्स, ये हम जो बैलेंस शीट में हमेशा करते हैं, नेट प्रॉफिट प्लस करते हैं, ड्राइंग्स करते हैं माइनस। इनकम स्टेटमेंट में तो उल्टा होता है क्योंकि वहां क्लोजिंग कैपिटल लेकर चलते हैं। 15,000 का हमारा ड्राइंग्स है, तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 91,480, जो बैलेंसिंग फिगर आई थी पिछली बार स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, लेकिन इस बार हमने कैलकुलेट करा। बस यही फर्क है बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, बाकी सेम है। तो हमने ये पूरा क्वेश्चन किया, इसमें हमने दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाकर ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकाला, फिर इनकम स्टेटमेंट निकालकर प्रॉफिट निकाला। क्योंकि क्वेश्चन में बोला था बैलेंस शीट बनाइए, तो हमने बैलेंस शीट भी बना दी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। मिस्टर बी बता रहे हैं कि ये कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाए और हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है 2021-22 की। ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं, ये क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। इंफॉर्मेशन में एडिशनल कैपिटल है, ये तो इनकम स्टेटमेंट में आएगी। एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सब इनकम स्टेटमेंट में आती है। प्रोविजन 10% है डाउटफुल डेट्स पर, और डेप्रिसिएशन है। हम इनको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हुए एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं इसको इनकम स्टेटमेंट में लूंगा ताकि आपको क्लियर हो सकेगा कैसे करेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस है, प्रीपेड है और कुछ लीगल एक्सपेंसेस है।
हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड से प्रॉफिट निकालना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो आइए आप भी साथ साथ करिए, हम साथ में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम सबसे पहले बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो इसमें दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेंगे, एक हमारा साल के शुरू में और साल के आखिरी में, ताकि हम दो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकाल पाए। तो इसलिए दो कॉलम बनेंगे हमारे अमाउंट के। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है हमें। पर्टिकुलर्स या लायबिलिटीज लिख सकते हैं यहाँ पर, लायबिलिटीज 1421 31,322, assets 1421 31,322। अब हम वो मेथड कर रहे हैं जिसमें सारी एडजस्टमेंट को हम बाद में ही देखेंगे। तो स्टॉक हमारा सेट में आता है तो लिख देते हैं 37,400 और 46,800। डेटर्स 24,000 and 28,000। सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आते हैं 18,000 and 3,000। BR हमारे सेट में आते हैं 8,000 and 10,000। बिल्स पेबल लायबिलिटी में आते हैं 2,000 and 400। फर्नीचर एंड फिक्चर्स असेट में आता है 1,200। बिल्डिंग असेट में आता है 24,000। और बैंक बैलेंस असेट में आता है, लेकिन क्लोजिंग में लायबिलिटी लिखा है तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया वो, और हम वो लायबिलिटी में लिख देंगे। अब हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। जो कैपिटल आ जाएगा, जो डिफरेंस आ जाएगा कैपिटल, तो टोटल कर लेते हैं 37,400, 24,000, 8,000, 1,200, 24,000, 8,700। तो 1,03,300 टोटल आ जाएगा। माइनस 20,000, तो 83,300 हमारा कैपिटल आ जाएगा। और एंड में 46,800, 28,000, 10,000, 1,200, 24,000, 1,10,000 का टोटल आ जाएगा। माइनस 3,000, माइनस 400, माइनस 1,660, 1,04,940। तो ये हमारे पास दो कैपिटल आ गई, एक क्लोजिंग आ गई और एक ओपनिंग आ गई। अब हमें ये देखना है कि इस कैपिटल के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। तो हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट में हम सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल।
1,04,940, इसमें ऐड करते हैं हम ड्राइंग्स एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो ड्राइंग्स है वो 15,000 की है, ऐड हो जाएगी और लेस हो जाती है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में 5,000 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1,14,940 आ गया हमारे पास एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। ये जो एडजस्टेड है इसमें से हम ओपनिंग कैपिटल और माइनस कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल है 83,300, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर एडजस्टमेंट, क्योंकि हमने किसी भी एडजस्टमेंट का अभी इफेक्ट नहीं लिया, तो ये प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आ जाएगा 31,640। हमने प्रॉफिट निकाला है बिफोर एडजस्टमेंट, अभी हमने किसी भी एडजस्टमेंट को कंसीडर नहीं किया। अब हम एडजस्टमेंट को कंसीडर करते हैं, जैसे कि प्रोविजन बनाना है 10% डाउटफुल डेट्स के लिए, तो हमें पता है प्रोविजन एडजस्टमेंट लिख रहे हैं। अब हम एडजस्टमेंट्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से प्रॉफिट कम हो जाता है, ये हमें पता है। और जो एडजस्टमेंट है वो हमेशा क्लोजिंग वैल्यू पर करनी है, 28,000 पर 10%, तो 28,000 का 10% प्रोविजन बनाने से हमारा प्रॉफिट 2800 से रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से भी हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होता है, एक्सपेंस होता है। ये डेप्रिसिएशन के लिए बोला फर्नीचर और बिल्डिंग दोनों पर है 5%, तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5%, फर्नीचर है 1200 का, तो 1200 का 5% हो गया 60 रुपीज, और बिल्डिंग है 24,000 की, 24,000 का 5% 1200 रुपीज, तो ये बिल्डिंग पर भी हमने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। 6,000 आउटस्टैंडिंग है वेजेस के लिए, अगर हमारा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो हमारा प्रॉफिट और रिड्यूस हो जाएगा उसे लिखने से, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है, तो उससे भी कम हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2400। प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस कम हो जाते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिड्यूस होता है ये, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस 400 प्लस हो जाएगा, इकलौता यही है जो प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस हैं वो भी हमारे लेस हो जाएंगे 1400, तो 31,640 माइनस 2,800 माइनस 60 माइनस 1200 माइनस 6,000 माइनस 2,400 प्लस 400 माइनस 1,400, तो 18,180 का प्रॉफिट आ गया ये नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। अगर हम देखें जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने, उसके अंदर भी हमारा यही प्रॉफिट आया था 18,180 का, यही प्रॉफिट आया था, लेकिन उसमें हमने कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ इनकम स्टेटमेंट में नहीं लिखी थी, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट थी आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन था, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन था, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था, प्रीपेड इंश्योरेंस था, ये सारी की सारी एडजस्टमेंट हमने एट द टाइम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही हमने लिख ली थी, तो उसके लिए हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल आई थी वो ऑलरेडी एडजस्टेड आई थी आफ्टर एडजस्टमेंट, इसलिए हमें सीधा आंसर आ गया।
इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कोई भी एडजस्टमेंट बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं लिखी, इसलिए हमारा ये अमाउंट थोड़ा सा डिफरेंट आया। वो जो आया था हमारा पहले वो नहीं आया, और फिर हमने ये सारी की सारी एडजस्टमेंट अलग से नीचे लिखी। अब ये सारा काम करने के बाद में हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले की तरह सॉल्व हो चुका है। इसमें हमसे ये कहा है कि आप बैलेंस शीट भी बनाइए। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोगों को सारी चीजें बिल्कुल बैलेंस शीट में लिखनी पड़ेंगी और एडजस्टमेंट लिखनी पड़ेगी, क्लोजिंग कैपिटल भी लिखनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं बैलेंस शीट कैसे बनेगी, जल्दी से उसे भी बना लेते हैं, आप भी साथ साथ बनाइए। तो इसमें हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बनाते हैं एज एट 31 मार्च 22। तो स्टॉक 46,800, डेटर्स 28,000 माइनस प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 10%, तो 2800 हो जाएगा 28,000 का, 25,200। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आ जाएंगे 3,000 के, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे 3,000 के हैं। नेक्स्ट है हमारे पास BR। ध्यान से हमें क्लोजिंग लिखना है, तो मैंने इसको हटा दिया, कहीं मैं गलती से क्लोजिंग ना लिख लूं, भूलकर ओपनिंग ना लिख लूं, सॉरी। इसमें तो मुझे एक बार लग रहा था मैं क्रेडिटर्स की ओपनिंग वैल्यू ना लिख लूं, तो मैंने कट कर दिया उसको। BR है हमारे पास 10,000 का, बिल्स पेबल है 400 के, फर्नीचर एंड फिक्चर्स हैं हमारे पास 1200 के, माइनस डेप्रिसिएशन है इस पर 60 का, तो 1140 हो जाएगा। बिल्डिंग है 24,000 की, माइनस डेप्रिसिएशन 1200, तो 22,800। बैंक ओवरड्राफ्ट है 1660, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें बता रखा है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस है 6,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,400, प्रीपेड इंश्योरेंस है 400, आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस हैं 1,400। तो ये सब एडजस्टमेंट में हमने लिख दिया है, और हम लोगों को ये भी पता है कि कैपिटल कितनी है। तो ओपनिंग कैपिटल हमारी थी 83,300, प्लस एडिशनल कैपिटल। हमने एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर लगाई है 5,000, प्लस नेट प्रॉफिट, जो इस साल का नेट प्रॉफिट हुआ था अभी हमने निकाला था 18,180, तो 83,300 प्लस 5,000 प्लस 18,180, 1,06,480 माइनस ड्रॉइंग्स। इसमें सीधा करेंगे क्योंकि हम इनकम स्टेटमेंट में उल्टा करते हैं, क्योंकि वहां पर हम लोगों को
प्रॉफिट निकालना होता है क्लोजिंग कैपिटल से बैलेंसिंग फिगर। ये तो एक्चुअल में जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं वैसे ही करेंगे। एडिशनल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में प्लस हो जाएगी, नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, ड्रॉइंग्स लेस हो जाएगी। ड्रॉइंग्स हमें 15,000 दिया हुआ है, ये लेस हो जाएगा, तो हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी वो 91,480 आ जाएगी। फिर हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो 91,480 नीचे से जा रहा हूँ लाइबिलिटी में 1,400, 2,400, 6,000, 1,660, 400 एंड 3,000। तो 1,06,340 हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल आया। असेट में 46, 25, 200, 10,000, 1,140, 22,800 एंड 400। तो हमारे पास जो असेट साइड में टोटल है वो मैच होना चाहिए। 1,06,000, 46,800, 25,200, 10,000, 1140, 22,800 एंड 400। तो ये मैच हो रहा है 1,06,340। तो हमें जो क्वेश्चन में बोला गया कि आप बैलेंस शीट बनाइए, तो बैलेंस शीट बिल्कुल सिंपल बनेगी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में अगर हम क्लोजिंग एडजस्टमेंट कर लेते जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा है, तो बैलेंस शीट तो बिल्कुल ऐसी दिखाई देती जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाई देता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर हम लोगों ने ये दिखा रखा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और सेम ऐसा ही हमारा बैलेंस शीट है। तो फर्क ये है कि हम यहाँ पर ये सारी चीजें दिखाते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल नेट प्रॉफिट, ये सब नहीं होता है, उसमें बैलेंसिंग फिगर होता है, बाकी सब कुछ सेम है। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर एफ एज ऑन 31 मार्च 2024 एंड 23। हमें दो बैलेंस शीट दे रखी हैं, दो इंफॉर्मेशन है, बैलेंस शीट तो नहीं, बैलेंसेस हैं कुछ हमारे पास। ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। The following information is relevant for the year 23-24। कैश ड्राइंग्स बता रखा है कितना है, और कुछ उसने इन्वेस्टमेंट करा है, एक सेल इनवॉइस है जो लिखने से रह गया है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस है, कैश कलेक्टेड है और प्राइवेट बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो बाय मींस ऑफ स्टेटमेंट एज टू हाउ वुड यू अराइव एट the net profit for the year ending 31st March 2024 if the accounts were maintained on cash or accrual basis। अब यहाँ पर दो आंसर निकालने पड़ेंगे हमें। अगर हम कैश बेसिस से अकाउंटिंग करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, और अगर हम एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है। अगर हमें कैश बेसिस से अकाउंटिंग करनी है तो हमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इन सब का एडजस्टमेंट नहीं करना है, और अगर हमें एक्रूअल बेसिस पर लेना है आंसर तो हमें इन सब का एडजस्टमेंट करना है। तो एक ही क्वेश्चन में दोनों आंसर कैसे निकाले जाए तो उसे हम समझ लेते हैं। इसके लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में एडजस्टमेंट्स को मत लीजिए। आइए करते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट पहले बनाते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ब्रैकेट में चाहें तो लिख सकते हैं विदाउट एडजस्टमेंट। हम एडजस्टमेंट्स को नहीं ले रहे हैं। टू ईयर्स के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, उन दोनों को लिख लेते हैं। एक बात ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर रिवर्स ऑर्डर में दिए हुए हैं, अगर हम इसी ऑर्डर में लिख लेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि एज इट इज फिगर को नोट करना है।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर से लिख सकता हूँ या फिर लाइबिलिटीज और 31 मार्च 24, 31 मार्च 23, असेट्स 31 मार्च 24, 31 मार्च 23। यहाँ पर तो हमें बैलेंसेस दिए हैं, ऐसे ही हमें तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। सबसे पहले हमें क्रेडिटर्स दिया हुआ है 2,50,000 और 3,20,000, तो इसको लिख लेते हैं। सन्डी क्रेडिटर्स 2,50,000, 3,20,000। पिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स दिया हुआ है, तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स हमारा असेट साइड में आता है, तो असेट्स में लिख लेते हैं फर्नीचर एंड पिक्चर्स 1,26,000 और 92,000। ऑफिस इक्विपमेंट भी असेट में आते हैं, तो इसको भी हम असेट में लिख लेते हैं ऑफिस इक्विपमेंट्स 95,400, 96,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है हमें। अब अगर हम लोग कैश बेसिस पर निकालना चाहते हैं तो हमें आउटस्टैंडिंग वगैरह का एडजस्टमेंट नहीं लेना होगा, इसीलिए मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी को नहीं लिखता हूं और आगे बढ़ता हूं। मोटर कार हमारी एसेट में आती है। मोटर कार 75,200 और 94,000 है, तो इसको लिख लेता हूं मैं 75,200 और 94,000। इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांस सैलरी, तो एडवांस सैलरी को भी हम नहीं लिखते हैं क्योंकि हमें कैश बेसिस पे बनाना है। प्रीपेड इंश्योरेंस को भी नहीं लिखते हैं। कैश एंड बैंक को लिख लेते हैं, कैश एंड बैंक 76,000, 90,000। सन्डी डेटर्स सन्डी डेटर्स 260 ओपनिंग है और 270 क्लोजिंग है, लेकिन इसके बारे में हमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं। दो एडजस्टमेंट है, एक तो ये लिखा है कि एक इनवॉइस लिखने से रह गया है और एक है कि कलेक्शन हो गई है, लेकिन वो भी लिखने से रह गई क्योंकि वो प्राइवेट बैंक में पैसा जमा हो गया है। तो इन दोनों का एडजस्टमेंट क्लोजिंग वाले में होगा और क्लोजिंग है हमारे 270, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में मैं डेटर्स जो क्लोजिंग है हमारे डेटर्स 2,70,000 के, इसमें एक इनवॉइस 10,000 का लिखने से रह गया है, तो प्लस कर देते हैं इनवॉइस नॉट रिकॉर्डेड 10,000 और माइनस कैश कलेक्टेड नॉट रिकॉर्डेड, ये भी रिकॉर्ड एक तरीके से इनके अकाउंट में तो नहीं हुआ 12,000, तो 2,68,000 आ जाएगा।
क्लोजिंग डेटर्स, और जो ओपनिंग डेटर्स है वो तो 2,60,000 है ही। स्टॉक 50,000 और ओपनिंग है और 75,000 क्लोजिंग है, इन्हें भी लिख लेते हैं। बिल्स पेबल 10,000, 18,000। आउटस्टैंडिंग फीस नहीं लिखते हम अभी। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग रिपेयर, ये हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी हमारी जो एडजस्टमेंट्स हैं या तो वो इनकम स्टेटमेंट में आने से रिलेटेड है या आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की हैं। तो टोटल करते हैं, कितना टोटल आ गया। ओपनिंग और क्लोजिंग करिए जल्दी से। $7,15,600 आ गया क्लोजिंग मेरे पास, और 4,55,600 कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ गया। $6,82,000 और $3,44,000 ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। अब ये सब करने के बाद में हम लोग बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, $4,55,600। इसमें हम ऐड करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के लिए फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि ड्राइंग्स हमारी कैश ड्राइंग्स हैं 30,000। तो कैश ड्राइंग्स 30,000, और एक जो फिफ्थ पॉइंट में लिखा है कि डेटर से हमें 12,000 रुपये मिले थे और सीधा हमने पर्सनल अकाउंट में डाल दिए, तो जो वो भी ड्राइंग है, डेटर से जो पैसा लेकर हमने अपने पर्सनल अकाउंट में डाल दिए, तो 42,000 रुपीज की ड्राइंग्स हो गई। $4,97,600 लेस जो एडिशनल कैपिटल लगाई है और ओपनिंग कैपिटल है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट में बता रखा है कि 50,000 रुपये उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, और ओपनिंग कैपिटल हम लोग निकाल चुके हैं 3,44,000। 3,94,000 लेस कर देते हैं, 1,03,600 ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस, क्योंकि हमने जो एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की उनको कंसीडर नहीं किया।
क्योंकि हमने उनको कंसिडर नहीं किया तो कैश बेसिस से हमारा प्रॉफिट आ गया 1,03,600। अब हम एडजस्टमेंट करते हैं आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस की। जो एडजस्टमेंट्स है उनकी थ्रू हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे ऑन एक्रूवल बेसिस। ड्यू बेसिस से हमारी अकाउंटिंग कैसे होगी, तो एडजस्टमेंट करते हैं। हमें क्लोजिंग में 4th पॉइंट में बता रखा है कि आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस है ईयर एंड की, जिसमें 300 रुपये पिछले साल की भी इंक्लूडेड है। वैसे हमें आउटस्टैंडिंग रेंट रिपेयर ये सब कुछ क्लोजिंग बता रखे। जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उनको अभी तक हमने नहीं लिखा है। आप याद करिए, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम P&L अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। P&L अकाउंट का डेबिट में एक्सपेंसेस में जोड़ देते हैं, और P&L अकाउंट का डेबिट का मतलब होता है एक्सपेंसेस साइड, जिससे प्रॉफिट कम होता है। तो याद रखिए, हम लेस करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसे याद रखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं। हमारे पास क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ऑडिट फीस, प्रिंटिंग, रेंट, रिपेयर और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी। तो ये सब चीजें हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, इन सबको लिख लेते। आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 प्लस ऑडिट फीस 1,500। इसमें कुछ पिछले साल की भी इंक्लूड है, लेकिन है तो टोटल 1,500 ही आउटस्टैंडिंग ईयर एंड में। प्लस प्रिंटिंग 560 प्लस रेंट 2,500 प्लस रिपेयर्स 1,200। इन सबको टोटल कर लीजिए, कितना अमाउंट आ गया? 11,760 माइनस हो जाएगा। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माइनस हो रहे हैं, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस हो जाएंगे। क्या कोई ओपनिंग भी दे रखी है हमें? बिल्कुल, इन सबको भी लिख लेते हैं। सैलरी ओपनिंग है 2,000 और ऑडिट फीस 1,000। प्रिंटिंग 800 और रेंट 1,200। कितना टोटल हो गया? 5,000। अगर हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेस कर रहे हैं तो क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐड होने चाहिए। वैसे भी आप सोचिए, क्लोजिंग प्रीपेड हम एक्सपेंसेस में से माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। तो क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस हमें कहाँ दे रखे हैं? एडवांस सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, दो चीजें हैं, दोनों को लिख लेते हैं। तो सैलरी, सैलरी का अमाउंट कितना है? 4,500 और साथ में क्या है? इंश्योरेंस कितना?
टोटल 5000 लेस करेंगे ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस है हमारे पास 2500 और 300। 2800 टोटल कर लेते हैं, क्या आ गया? 99,040। यह है प्रॉफिट ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस पे प्रॉफिट 99,040 है। तो इस क्वेश्चन में दोनों कैश और एक्रूअल बेसिस पे हमने निकाल दिए। अगर क्वेश्चन में कहा जाए केवल कैश बेसिस पे करिए तो कभी भी एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में मत लिखिए और ना ही उसे इनकम स्टेटमेंट में लिखिए। अगर कुछ नहीं कहा तो हम हमेशा एक्रूअल बेसिस पर निकालते हैं और हमें ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ तो कैश और एक्रूअल दोनों पूछा था तो हमने ऐसे करा। केवल एक्रूअल पूछेंगे तो हम आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सीधा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिख लेंगे और वहीं से ही सब क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल एडजस्टेड आ जाएंगी। अलग से हमें इनकम स्टेटमेंट में लिखने की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों, आप भी करिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है? दोनों मिलकर करेंगे। ई है और अपनी ई एक इंसान का नाम है, बिजनेस ओनर का नाम है, जो अपनी बुक्स को सिंगल एंट्री पर रखता है। हमें इंफॉर्मेशन दी गई है 31 दिसंबर 2020 और 31 दिसंबर 2021 को जो ईयर है उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। एक नॉर्मल है, असेट्स और लायबिलिटीज दे रखी है। ई ने ट्रांसफ़र किए हैं 250 रुपीज़ पर मंथ ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ईयर and 200 each month for the remaining period from the business to the private banking account by way of drawings। तो ये तो ड्राइंग्स के बारे में बता रखा है हमें, ठीक है? तो ड्राइंग्स हो गया। इसके अलावा उसने विड्रॉ किया है 6,000 रुपीज़, तो ये भी ड्राइंग्स हो गया। और उसने गुड्स लिया है, ये भी ड्राइंग्स हो गया। तो ये तो ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन हो गई। सितंबर 2021 में उसको एक लॉटरी का प्राइज मिला है जो इसने बिजनेस में लगा दिया 4,000 इसमें से, तो ये एडिशनल कैपिटल हो गया। इसने प्राइवेट कार बेची है और उसका पैसा भी बिजनेस में लगा दिया, तो ये भी एडिशनल कैपिटल हो गया। वो फर्नीचर पर 10% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना चाहता है 5%, और उस ही हैज़ नॉट बीन पेड 2 मंथ सैलरी टू द क्लर्क, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और 2 महीने का रेंट नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट। कमीशन कमा लिया लेकिन अभी तक नहीं मिला। हमें प्रॉफिट का पता लगाना। तो शुरुआत करें बच्चों। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो बताओ, सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं हर क्वेश्चन में? सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं और ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का पता लगाते हैं, ठीक है ना? एक साथ बनाने का ये फायदा होगा कि टाइम बहुत सेव हो जाएगा। असेट्स और लायबिलिटीज के नाम अलग अलग 2 बार नहीं लिखने पड़ेंगे, एक बार लिखते ही काम हो जाएगा। टू ईयर्स की इंफॉर्मेशन, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलेंगे।
तो हेडिंग डाल देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लाइबिलिटीज, अमाउंट चाहिए हमें लेकिन ईयर अलग अलग है, तो हमें ईयर का नाम लिखना पड़ेगा। बैलेंस एट बैंक, ओपनिंग बैलेंस 100, क्लोजिंग बैलेंस एट द बैंक। अब बैलेंस एट द बैंक में हमें ब्रैकेट में डेबिट लिखा हुआ है, अगर डेबिट नहीं लिखा होता तो भी हम डेबिट ही एज्यूम करते हैं इसको, क्रेडिट होता तो लाइबिलिटीज में आ जाता। ठीक है। स्टॉक, अब एक ही बार लिखना पड़ रहा है ना नाम, तो ये टाइम सेविंग है हमारी, अदरवाइज हमें 2 बार लिखना पड़ता और 2 फॉर्मेट बनाने पड़ते। डेटर्स, सन्डी डेटर्स 30 और 30,000 है और 28,500 है। बच्चों जो भी एडजस्टमेंट्स दे रखी होंगी हमें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है या फिर हमें डेप्रीशिएशन लगाना है, सब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में करनी है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में करना है, ओपनिंग में नहीं, क्योंकि ओपनिंग तो पिछले साल को बिलोंग करता है, अगर अब हम कुछ करेंगे तो इस साल की बैलेंस शीट में इफेक्ट डालेगी। तो डेटर्स ओपनिंग वाले तो सेम रहेंगे, लेकिन क्लोजिंग वाले जो डेटर्स हैं इसमें से हमें क्या लेस करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो चलो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, जगह नहीं है तो 28,500, और मैं इसमें से लेस कर देता हूँ। ये तो देखिए ड्राइंग्स है और एडिशनल कैपिटल है, ये तो हम बाद में करेंगे। ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, ये भी बात की बात है। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5% बनाना है। तो 28,500 का 5% 1425, 27,075। तो ये हमारा पहला काम था जो हमने एडजस्टमेंट कर दिया। एक और है डेप्रिसिएशन के ऊपर है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कमीशन और नोट रिसीव्ड है। फिलहाल हम फर्नीचर पर आते हैं। फर्नीचर 5,000 है, क्लोजिंग में डेप्रिसिएशन लग जाएगा, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, तो 4,500 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स, आप भी लिख रहे हो ना, साथ के साथ आप लोगों को भी सारा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है, तो सेम वैल्यू आ जाएगी 5,000 5,000। कैश इन हैंड ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग है 400। क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा 25 एंड 27,000। बिल्स पेबल, और लोन फ्रॉम डेनिस, हमने किसी से लोन लिया है। तो अब हमने सारी एडजस्टमेंट लिख ली, जो हमें बैलेंस शीट में असेट्स और लाइबिलिटीज दी हुई थी वो हमने सब लिख ली। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं, डेप्रीशिएशन पर फर्नीचर पर डेप्रीशिएशन लगाना वो हो गया,
और इसने रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स था वो हो गया। इसने 2 महीने की सैलरी नहीं दी है। ही हैज़ नॉट पेड 2 मंथ सैलरी टू हिज क्लर्क एट द रेट 150 पर मंथ। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1.5 के हिसाब से 2 महीने का 300 रुपये, और 2 महीने का रेंट भी अभी हमें देना है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा 200। कमीशन रिसीव्ड बट कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड 200 रुपीज 2400। टोटल कर लेते हैं। 100, 15,000, 30,000, 10,000, तो 55,100। इसका जो बैलेंस होता है वो ओपनिंग कैपिटल होता है 27,000 रुपीज। ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। और अब हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं। $64,975 $33,975। तो ऐसा करने से हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का पता चल गया कि कितनी ओपनिंग कैपिटल है, कितनी क्लोजिंग कैपिटल है। अब हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट में हमें पता है कि जो कैपिटल के बीच में डिफरेंस है वो ही है हमारा रीज़न किस चीज़ का, प्रॉफिट का। तो क्लोजिंग कैपिटल 33,975 ऐड ड्राइंग्स, जो भी ड्राइंग्स हुई है तो यहाँ पर लिखा हुआ 250 पर मंथ फर्स्ट हाफ में, 250 पर मंथ फर्स्ट हाफ में, और 200 सेकेंड हाफ में, 1800 आ जाएगा। 1500, तो 2700 तो ये, और इसके अलावा 6000 इसने निकाला है चैरिटेबल पर्पस के लिए। चैरिटेबल पर्पस के लिए पैसा निकाला है 6000, और 1000 रुपीज तो टोटल अगर हम देखे जाए कि कितनी ड्राइंग्स हो गई है तो 1500, 1200, 7000, 9700 ड्राइंग्स के हैं। अब इसमें से हम लेस करते हैं जो भी एडिशनल कैपिटल लगाई है इसने। तो एडिशनल कैपिटल के लिए बोल रखा है
सितंबर में उसको एक लॉटरी का अमाउंट मिला था, उस लॉटरी के अमाउंट में से इसने कुछ पैसा लगा दिया था, तो लॉटरी के अमाउंट में से इसने 4000 रुपीज़ लगाए। तो एडिशनल कैपिटल लॉटरी 4000, और उसने एक प्राइवेट कार बेची है 3500 की, तो 7500 माइनस कर देते हैं। यह आया हमारा 36,175। इसमें से लेस करेंगे हम ओपनिंग कैपिटल 27,000, तो 9,175 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया गया है। कोई डाउट है, कोई टेंशन है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमें पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बैलेंसिंग फिगर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल आती है। फिर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। इस साल का क्या प्रॉफिट है, ठीक है।